आज का हमारा टॉपिक है ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। बेसिकली इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो पेस्टोरलिस्ट हैं, यानी कि वो मतलब कि अब यहाँ पे आप पेस्टोरलिस्ट मत कहिए, अब आप कहिए नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। इससे क्या होगा, दोनों के बारे में बात हो जाएगा। वो इंसान जिसके पास कुछ जानवर हैं और लगातार अपने जगह से वो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो लोग प्लेट्यू में कैसे रहते हैं, प्लेन में कैसे रहते हैं और डेजर्ट में कैसे रहते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दे धांगर्स ऑफ महाराष्ट्र। इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अब चूंकि धांगर्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल किसके बारे में बात होगा, धांगर्स के बारे में ही बात होगा, जो कि कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। कहा गया है इसमें सबसे पहला पॉइंट है धांगर्स वेयर एन इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। मतलब कि महाराष्ट्र में पेस्टोरल कम्युनिटी है हमारा, उसका नाम है धांगर्स। जैसे जिस तरीके से हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर में हमारा था गुज्जर बकरवाल था, उसी प्रकार से हमारे महाराष्ट्र में एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जो कि कुछ जानवरों को पालते हैं और वो भी एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करते रहते हैं। उस कम्युनिटी का नाम है धांगर्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और भी बातें कही गई हैं इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 4,67,000। देखो लगभग ये बात हो रहा है कब का, 20th सेंचुरी का बात हो रहा है। तो 20th सेंचुरी में ऐसा एक अनुमान लगाया गया था, एक सर्वे कराया गया होगा, तो उस समय पे ये पाया गया कि महाराष्ट्र में, टोटल महाराष्ट्र में ये जो धांगर्स कम्युनिटी के लोग हैं उनका जनसंख्या टोटल कितना है, लगभग जो है ना 4 लाख, यानी कि 4,67,000 के आसपास उनका पॉपुलेशन था उस समय पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम वेयर शीप हर्ड्स। इसमें से अधिकतर जो है वो भेड़ियों को पालता है, भेड़ियों को चराता है, उसका देखभाल करता है। एंड सम ऑफ देम वेयर ब्लैंकेट वीवर्स एंड बफेलो हर्डर्स। और कुछ जो है ना वो ब्लैंकेट वीवर है। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, वही कंबल चादर ये सब बनाना, यानी कि उनको बनाना उनको बुनना, ये सब भी काम कर लेते हैं ये लोग। और साथ ही साथ ये लोग भैंसों को भी चराते हैं, भैंसों को भी पालते हैं। तो ये इन लोगों का बेसिकली रोजगार का जरिया है। आगे बढ़ते हैं। द धांगर शीप हर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। देखिए मानसून का समय का मतलब हो गया जब बारिश हो रहा होता है उस समय का। तो बारिश के समय में खास करके ये लोग महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं। सेंट्रल प्लेट्यू का मतलब हो गया महाराष्ट्र के बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा प्लेट्यू वाला जगह होगा, यानी कि थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका जो हम लोग हमके। अच्छा, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, प्लेट्यू का मतलब होता है हिंदी में पठार, और पठार का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत चारों तरफ जंगली एरिया होगा, हल्का फल्का जंगली एरिया, और उसके बीच में थोड़ा छोटे मोटे पहाड़ होंगे। और पहाड़ भी कैसे मालूम है, फ्लैट पहाड़, पूरा फ्लैट, उसी को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। तो ये लोग बेसिकली महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच वाले प्लेट्यू में रहते हैं। कब, मानसून में, ठीक है ना। अब मानसून के बाद कहाँ पे रहते हैं, देखो दिस रीजन वाज अ सेमी अरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। मतलब कि मानसून के समय में ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बरसात नहीं होता है, और साथ ही साथ एंड पुअर सॉइल, यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो भी थोड़ा उतना बढ़िया भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना, बरसात हो ही नहीं रहा है तो मिट्टी कहाँ से होंगे। मतलब ये हो गया कि ये लोग बरसात से बच सके, ये लोग यानी कि बरसात से ये लोग बच सके, इसके लिए ये लोग कहाँ पे मूव कर जाते हैं, महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में शिफ्ट कर जाते हैं ताकि इनको बारिश से अपने जानवरों को बचा सके। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब्स। बेसिकली कह सकते हैं कि तो हल्का फल्का यहाँ पर आपको घास भी देखने को मिल जाता है, उतना बड़ा बड़ा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक घास ये सब इनके जानवरों के लिए मिल जाता है। उसके बाद ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर इजली। अच्छा, चूंकि ये लोग रहते हैं सेंट्रल प्लेट्यू में और बारिश यहाँ पे होता नहीं है, मिट्टी भी यहाँ का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग ना हल्का फल्का अपना भोजन उगा लेते हैं। क्या उगा लेते हैं, जैसे बाजरा उगा लेते हैं। और बाजरा में उतना पानी नहीं चाहिए होता है, बाजरा में जब आप कम पानी भी देंगे ना तो आराम से आपका प्रोडक्शन हो जाएगा बाजरा का, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द धांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड देयर मूव टुवर्ड्स वेस्ट। और जब हमारा अक्टूबर ख़त्म हो जाता है तो ये लोग धांगर्स में जो भी खेती किए रहते हैं बाजरा का, उसको ये लोग काटते हैं और काटने के बाद अपने बोरी में भरते हैं। बोरी में भरने के बाद ये लोग वेस्ट की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। वेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ देर रिच्ड द कोंकण।
और ये लोग लगातार महीनों तक, यानी कि 1 महीने लगातार ये लोग मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, और आखिरकार ये लोग जाके पहुँचते कहाँ हैं? कोंकण जाके ये लोग पहुँचते हैं। अब कोंकण में ये लोग क्या करते हैं देखा जाए। कोंकण वाज अ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। कोंकण हमारा एक जगह है महाराष्ट्र में जो कि बारिश में बिल्कुल अच्छा है, वहाँ पे बारिश अच्छा खासा हो जाता है, और वहाँ का मिट्टी का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। हियर दिस सीप हर्ड्स वेयर वेलकम्ड बाय कोंकणी पीजेंट्स। और ये लोग जब अपने सेंट्रल प्लेटियो से अपने जानवरों को लेकर कोंकण के तरफ आगे बढ़ते हैं तो इनके जानवरों का स्वागत किया जाता है किनके द्वारा? कोंकणी पीजेंट्स के द्वारा। क्यों स्वागत किया जा रहा है भाई? इसके पीछे रीजन है, देखो क्या हुआ। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। अब देखो इस समय पे ना खरीफ क्रॉप जो है कोंकण में कट चुका होता है, और कटने के बाद आप क्या लगाओगे? रबी क्रॉप लगाओगे। और खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप आपने पढ़ा है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कटने के बाद रबी क्रॉप आप लगाना है, और रबी क्रॉप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको मिट्टी को फर्टिलाइज करना पड़ेगा, और मिट्टी को फर्टिलाइज कौन करेगा? जानवर करेंगे। अब कैसे करेंगे देखा जाए। धांगर सीप्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। अब देखो होता क्या है, ये जो हमारे धांगर्स लोग अपने भेड़ बकरियों को लेकर कोंकण में जो आया, कोंकण में इनको वेलकम किसने किया? कोंकणी पीजेंट्स ने किया। ये लोग वेलकम इसलिए करते हैं ना ताकि भैया तुम अपने भेड़ बकरियों को लेके आओ, हमारे खेतों में उसको चढ़ाओ, और खेतों में चढ़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है वो वेस्ट प्रोडक्ट किस में जनरेट करेगा? खेतों में जनरेट करेगा। और वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि वो एक तरीके से मेन्योर का काम करता है, मतलब कि खाद का काम करता है। तो ज़रा एक बार बताइए, यहाँ पे कोंकणी पीजेंट्स का खरीफ क्रॉप कट चुका, अब लगेगा रबी क्रॉप। रबी क्रॉप लगने के लिए क्या चाहिए? उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा लैंड को, तभी अच्छा से वो उत्पादन कर पाएगा, प्रोडक्शन कर पाएगा। और उत्पादन करने का काम अच्छी तरीके से कौन कर दे रहा है? यानी कि फर्टिलाइज करने का काम कौन कर दे रहा है? भेड़ बकरी कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब बड़े से ग्राउंड पे भेड़ बकरी चढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है भेड़ बकरी उस पर वेस्ट प्रोडक्ट अपना जनरेट करेंगे, और वही वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बाद में खाद बन जाएगा। इसीलिए कहता है कि भैया तुम आओ, तुम हमारे लिए बहुत कीमती आदमी हो। कौन कहता है ऐसा? कोंकणी पीजेंट्स कहता है। तो ये लोग चले भी जाते हैं वहाँ पे, और ये लोग स्टबल खाते हैं। स्टबल का मतलब क्या होता है? देखो, लोअर एंड्स ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्ट। आपने देखा है ना, जब फसल कटता है तो हम लोग उसको जड़ से नहीं काटते हैं, थोड़ा सा 4-5 उंगली छोड़ के ही काटते हैं, और वो जो 4-5 उंगली छोड़ा हमने पेड़ को बेसिकली, तो वही जानवर खाते हैं, वही उस पर रहते हैं, और वहीं पे अपना वो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, खेत का फर्टिलिटी भी रीगेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द कोंकणी पीजेंट्स ऑल्सो गेव सप्लाईज ऑफ राइस व्हेन द सीप हर्ड्स टूक बैक टू द प्लेटियो वेयर ग्रेन वॉज स्कैर। और जब ये लोग अपने दोबारे उसी जगह पे जाना चाहते हैं, यानी कि अब देखो ये लोग तो मूवमेंट करते रहते हैं ना, तो कोंकण में लोग कब तक रहेंगे? जब तक कि इनका ज़रूरत है तब तक रहेगा। और जब ये लोग कोंकण को छोड़ के अपने भेड़ बकरियों को लेकर दोबारा अपने महाराष्ट्र में वो सेंट्रल प्लेट्यू पे जाते हैं, तो इनको कोंकणी पीजेंट्स जो है ना चावल ये सभी दे देता है कि भैया आप हमारे यहाँ पे आए, आपके भेड़ बकरियों ने हमारे खेत को फर्टिलाइज किया, आपने मेरा मदद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बदले में जब ये लोग मूव कर जाते हैं, दोबारा अपनी जगह पे चले जाते हैं, तो इनको चावल हो गया, कुछ और भी अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं, तो ये लोग कोंकण के लोग दे देते हैं उनको कि लीजिए भैया वहाँ पे तो आपका बहुत ही कम अनाज उगता है, केवल बाजरा उगता है वहाँ पे, तो ये भी ले लीजिए, आप लोग वहाँ पे जाइएगा, अपना खाइएगा पीजिएगा, इस तरीके से। आगे फिर विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून द धांगर्स लेफ्ट द कोंकण विद देयर सीप्स एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट्स ऑन द ड्राई प्लेट्यू। और जैसे ही मानसून आने लगता है, और मानसून जब आने लगता है तो ये लोग मानसून से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? वही हमारा जो सेंट्रल प्लेट्यू था महाराष्ट्र का, वहाँ पे लोग चले जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। द सीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून क्लाइमेट। ये लोग क्यों मूव करते हैं? ताकि ये लोगों का जो सीप है वो लोग गीले यानी कि मानसून वाले जगह पे, बारिश वाले जगह पे उतना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ना धांगर्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में इतना याद रखना है, केवल याद रख लीजिएगा इस चीज़ को कि जहाँ पे ये लोग पहली बात रहते हैं ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू में, और सेंट्रल प्लेट्यू में ये लोग अपने भेड़ बकरियों को लेकर रहते हैं। क्यों रहते हैं?
क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत ही कम होता है, और बरसात कम होता है तो इनके भेड़ बकरी आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे ही बरसात ख़त्म होता है ये लोग कहाँ आ जाते हैं, कोंकण आ जाते हैं। और कोंकण में कहाँ पे रहते हैं ये लोग, इसका भेड़ बकरी कहाँ रहता है कोंकण में आने के बाद, पीजेंट्स के खेतों में चरते रहते हैं, उसके खेतों को फर्टिलाइज करते रहते हैं। और जब दोबारा मानसून आने लगता है तो दोबारा ये लोग कोंकण को छोड़ के दोबारा अपने सेंट्रल प्लेट्यू में चले जाते हैं। और जब ये लोग जाते हैं तो कोंकण के जो पीजेंट्स होते हैं ये लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको अलविदा कहते हैं, अनाज कुछ दे दिया, कुछ अपना सामान दे दिया इस तरीके से कि भैया आप आए बहुत अच्छा हुआ, है ना, इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ कोंकण पीजेंट्स का मूवमेंट का तरीका क्या है, सॉरी कोंकण पीजेंट्स का नहीं, ढांगर्स का मूवमेंट का तरीका क्या है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे बताइएगा कि जब मानसून आता है तो ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं कहाँ पे, सेंट्रल प्लेट्यू में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत ही कम होता है, ठीक है। और वो लोग वहाँ पे मूवमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि सीप को यानी कि भेड़ियों को बरसात नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब मानसून आता है तो ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू में चले जाते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाता है तो ये लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए कहाँ आ जाते हैं, कोंकण आ जाते हैं, कोंकण आ जाते हैं। और जब दोबारा मानसून स्टार्ट होता है तो दोबारा ये लोग अपने सेंट्रल प्लेट्यू में चले जाते हैं, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेस्टोरलिस्ट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इसके बारे में हम लोग, चलिए इसको भी पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा है, उसके बाद आगे हम लोग कल करेंगे। पेस्टोरलिस्ट ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, इसके बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के पेस्टोरलिस्ट के बारे में क्या कहा गया है। देखो, इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश द सेंट्रल प्लेट्यू वाज कवर्ड विथ स्टोन एंड ग्रास। देखिए, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो प्लेट्यू है ना, और वो भी कौन सा प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, मतलब कि जो बीचों बीच पाया जाता होगा, वो बेसिकली स्टोन और ग्रास से भरा हुआ है। स्टोन और ग्रास दोनों है, इसका मतलब है कि पत्थर कंकड़ ये सब भी है। और जहाँ पे कंकड़ पत्थर होगा क्या वहाँ पे घास ज़्यादा होगा, नहीं, घास होगा भी तो इक्का दुक्का होगा, तो बहुत कम घास होता होगा वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, द गोलाज हर्डेड कैटल, और यहाँ पे अब आपके सामने एक टर्म आ गया गोलाज। गोलाज क्या है, एक कम्युनिटी का नाम है जो कि क्या करते हैं, कैटल को पालते हैं, ठीक है। कैटल में वही आ जाते हैं हमारे, कैटल में वही भेड़ बकरी सीप ये सब आ जाते हैं हमारे। तो दी कुरुमास एंड कुरुबास रियर्ड सीप एंड गोट्स एंड सोल्ड वुमेन ब्लैंकेट्स। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो कुरुमास और कुरुबास है, ये लोग बेसिकली बकरी और भेड़ को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग हाथों से बुन के ब्लैंकेट मार्केट में बेचते हैं। इनका इस तरीके से घर परिवार चलता है। दे लिव्ड नियर द फॉरेस्ट, cultivated small patches of land, engaged in a variety of petty traders and took care of their herds। तो ये लोग बेसिकली जंगलों के बगल में रहते हैं ताकि इनका जो है ना पालन पोषण जंगलों से भी हो सके, है ना। आगे स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड का मतलब हो गया छोटे छोटे जगह ज़मीन पे ये लोग खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये लोग अलग अलग छोटे मोटे पीटी ट्रेडर में भी, यानी कि पीटी ट्रेड का मतलब हो गया छोटे मोटे व्यापार में, कुछ खरीदना कुछ बेचना, इन सभी चीज़ों में ये लोग अपने आप को हमेशा इंगेज रखते हैं ताकि हमारा जो इनकम है वो हमेशा बना रहे और इनकम हमेशा आता रहे। और इसके साथ ही साथ ये लोग इतना सारा काम करने के साथ साथ ये लोग अपने जानवरों का भी पालन पोषण कर लेते हैं। तो बहुत ही एक्टिव लोग हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं, दे मूव टू द कोस्टल एरियाज एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स कम। दे मूव टू द कोस्टल एरियाज एंड लेफ्ट व्हेन द रेन कम्स। तो ये लोग बेसिकली कोस्टल एरिया में मूव कर जाते हैं, मतलब कि समुद्री वाले जो एरिया हमारे होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और उसको छोड़ते कब है, जब बरसात आ जाता है। और क्योंकि कोस्टल एरिया में बरसात बहुत होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा माहौल होता है वहाँ का, तो बरसात लगभग वहाँ पे कोस्टल एरिया में होता रहता है। मतलब कि जब बरसात आता है तो कोस्टल एरिया को ये लोग छोड़ के अपने दोबारा सेंट्रल प्लेट्यू में आ जाते हैं। तो ये बात हो गया हमारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के पेस्टोरलिस्ट के बारे में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा बंजाराज, और है रायकास ऑफ राजस्थान। उसके बाद है कंक्लूजन अबाउट ऑल पेस्टोरल ग्रुप्स। चलिए इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बंजाराज से हम लोग कल करेंगे, यानी कि पेज नंबर 4 से कल कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पेज नंबर 4 आपके बुक का नहीं है, पेज नंबर 4 नोट्स का है, ठीक है ना। आपके बुक में कितना पेज नंबर है, हाँ सोचिए कितना आगे है। तो हम लोग पेज नंबर 4 को कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए कोई दिक्कत इसमें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे बंजाराज के बारे में, रायकास ऑफ राजस्थान के बारे में, और एक कंक्लूजन भी हम लोग कल सारे के सारे पेस्टोरल ग्रुप के बारे में ले लेंगे।
तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।